हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू कहानी, एक न्यू सीरीज लेकर आया हूँ। सीरीज की स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया है। स्टोरी है हमारे सीरीज के हीरो दुबे की। दुबे अर्थ के एक लड़के का इनकारनेशन है जो कि एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। समथिंग लाइक टाइम ट्रेवल, जिसमें कोई गड़बड़ी हुई और ये एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में इस वर्ल्ड में जन्मा। यूँ तो पिछले वर्ल्ड की इसे कोई भी बातें याद नहीं है, पर इसे एक एडल्ट के जैसा कॉन्शियसनेस है और ये दुनिया जादू, नाइट्स, बीस्ट से भरी हुई है। हम लोग देखेंगे कैसे ये अपनी इस जर्नी को इस दुनिया में शुरू करता है और कैसे एक अर्थ का बच्चा मैजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करता है। ये कहानी बहुत ही धांसू तरीके से शुरू होती है, जहाँ पहले ही हमें एक बहुत ही बढ़िया शिप का काफिला दिखाया जाता है। शिप सोल्जर्स से भरी हुई है और अपने सिटी पहुंच गई है और इनका स्वागत करने के लिए पूरे शहर के लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अभी इस जहाज के काफिले से उनका राजा बहुत सालों के बाद वापस अपने किंगडम लौटा है। मैं आपको बता दूं, इसकी फैमिली लाओलिन फैमिली की है और लाओलिन फैमिली वही है जिसमें हमारा हीरो दुवे पैदा लिया है। मींस ये जो इस सिटी का राजा है वो दुवे का फादर है। हमें तब इस बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में है। सोल्जर्स के बीच से उनसे लड़ झगड़ कर डायरेक्ट किंग के पास पहुंच जाता है। किंग को वो सबसे पहले झुककर कांग्रेचुलेशंस कहता है, एस ये किंग बहुत ही ज्यादा महान है और एक महान जर्नी पे निकले थे। किंग उसको अपने फैमिली और फिर अपने वाइफ के बारे में पूछता है। बुढ़ा किंग को बताता है कि क्वीन ने एक लड़के को जन्म दिया है, उनका ये पहला बेटा है और ये ऑलरेडी अब 3 साल का हो गया है। किंग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन ये बुढ़ा बताता है उनका जो बेटा है वो एकदम एबनॉर्मल सा है। जब से वो पैदा लिया था पूरे 3 सालों तक उसने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकाला था, ना ही वो हंसा ना ही रोया, बस लोगों को ताकता रहा। इसीलिए सभी लोग आपके बेटे को एक इडियट के नाम से बुलाते हैं। बुढ़ा डर डर कर किंग को ये सारी बातें बता रहा है। हमें फिर उस काली अंधेरी रात को दिखाया जाता है जब यंग मास्टर दुबे अपने बालकनी में तेज बारिश में बिजली के बीच आसमान को घूर रहा था। सभी लोग मास्टर दुबे को ढूंढ रहे हैं और दुबे जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान इस अजीब सी दुनिया में आ गया है, गॉड से कंप्लेन कर रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और तभी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है। सभी लोग यंग मास्टर को फिर अंदर ले जाते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन अपने बेटे को लेकर भगवान के पास गई है, रो रही है क्योंकि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है। और तब हमें दुबे से इसके इस दुनिया में आ जाने का रीजन पता चलता है। दुबे जब दूसरी दुनिया में था वो एंटी ट्रैवल नाम का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस पे खराबी हो जाने के कारण फिर वो इस दुनिया में आ गया और ये एक नोबल फैमिली में जन्म लिया। दुबे को तब होश आता है और फिर पहली बार उसके मुंह से कोई वर्ड निकलता है, माँ दे। दोस्तों दुबे उस बालकनी में इंटेंशनली अपने आप में लाइटिंग गिरवाने के लिए गया था ताकि उसकी बॉडी में जो भी गड़बड़ी हुई है वो ठीक हो जाए और वो वापस अपनी दुनिया में रिटर्न हो जाए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वो एकदम इमोशनल है, रो रहा है। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से हैं। दुबे की जबान से जो पहला नाम निकला माँ दे, उसकी मॉम यानी कि इस सिटी की क्वीन उस बंदे को यहाँ पे बुला लेती है। बंदे का अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा घिनौना था, उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। माँ दे इन लोगों के अस्तबल में घोड़े का देखभाल करता है। क्वीन माँ दे से कहती है, मेरे बेटे ने सबसे पहला नाम तुम्हारा लिया है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारा नाम सबसे पहले क्यों लिया, पर शायद हो सकता है कि हमारे गॉडेस का एक साइन हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ आज से तुम्हें घोड़ों की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा उसकी देखभाल करोगे, उसके साथ खेलोगे और उसी के साथ रहोगे। और दोस्तों माँ दे इतना ज्यादा बदबू मारा था तभी दुबे बोल पड़ता है, बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। अब ये चीज सुनकर तो क्वीन एकदम खुशी से बावली हो जाती है, एज पहली बार उनका बेटा अपने मुंह से कुछ बोला। अब ये बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए वो मादे को तुरंत ही 1000 गोल्ड कॉइन से अवार्ड करती है। वापस हमें प्रेजेंट में किंग को दिखाया जाता है जिनको ये सारी कहानी वो बुढ़ा बता रहा था और इस तरह से कुछ ही दिन पहले मास्टर दुबे बोलने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग अपने घर वापस आ गया है और उसके सामने उसका बेटा बैठा हुआ है। किंग इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है इसका बिहेवियर किसी भी तरह से एक 3 साल के बच्चे जैसा नहीं है। खड़ा हो जाता है, दुबे के पास चला जाता है, दुबे के हाथ को पकड़कर उसकी दौकी को चेक करने लगता है। ये दुबे की बॉडी को समझ रहा है, उसकी हार्ट बीट से उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा रहा है और ये रियलाइज करता है कि दुबे की दौकी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो किसी भी तरह से मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएगा। वो नाराज होकर क्वीन से कहता है इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये लाओलिन फैमिली के फाइटिंग स्पिरिट को कभी भी बियर नहीं कर पाएगा। हमारी लाओलिन फैमिली मार्शल आर्ट से ही एस्टैब्लिश हुई है
है और इस लड़की में मार्शल आर्टिस्ट के कोई भी गुण नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर ये मार्शल आर्टिस्ट या नाइट नहीं बन सकता है तो मैं इसको एक मैजिशियन बनाऊंगा। अगर ये एटलीस्ट मैजिशियन बन गया तो हमारी फैमिली की इज्जत बच जाएगी। और फिर तब हमें इस जगह को दिखाया जाता है, चारों ओर गोल्डन क्लाउड से भरे। एक मैजिशियन दुवे से कह रहा है, हर साल हमारे रोलैंड में हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं जो कि मैजिक लर्न करना चाहते हैं, पर उनमें से बहुत कम ही हैं जो कि एक्चुअल में एक मैजिशियन बन पाते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। वैसे मैंने तुम्हारे फादर को ये प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, पर ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब तुम्हारे अंदर कुछ बहुत मैजिकल टैलेंट हो। हम दुवे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उससे मैजिक पर इंटरेस्ट है और वो वाकई में एक मैजिशियन बनना चाहता है। वो इस मैजिशियन को देख रहा है। हमें मैजिशियन की इस बैच को दिखाया जाता है जिसके बीच में एक एमरल्ड लगा हुआ है। वो मैजिशियन दुवे के सामने एक बॉल को लाकर रख देते हैं, कहते हैं इस बॉल से तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की टेस्ट होगी। मैजिशियन बनने के लिए नॉर्मल पर्सन से थोड़ी ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि एक मैजिशियन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से ही मैजिकल एलिमेंट को सोचकर मैजिक कर पाता है। जिसके बाद वो दुवे को बॉल पर हाथ रखने को कहते हैं। हाथ रखकर वो ट्राई करने को कहते हैं और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को बाहर लाने को कहते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद भी दुवे उस बॉल से कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता है। अब ये चीज देखकर मैजिशियन थोड़े निराश हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बॉल पर मैजिक होता हुआ देखते हैं। वो मैजिकल बॉल बहुत ही जोर से चमक उठता है और उसमें से दुवे की बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है। मैजिशियन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इवॉल्व करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैजिशियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है दुवे तुमने कमाल कर दिया। तुमने जितनी मेंटल पावर रिलीज की वो मेंटल पावर 2% के मेंटल पावर की जितनी बराबर थी। लेकिन तभी अचानक से दुवे एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। दुवे अर्थ में टेलीपोर्ट हो गया। वो अपने अगल बगल इस मॉडर्न सिटी को, यहाँ के लोगों को देख रहा है, लेकिन उस जगह उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि दुवे को देख पा रहा था। उसको देखकर स्माइल करता है, पर इसी के साथ दुवे का ये मैजिक टूटता है और फिर वो वापस से इसी दुनिया में रिटर्न हो जाता है। दुवे मैजिशियन की बात को सुनकर कह रहा है, मेरे अंदर में 2 लोगों की मेंटल पावर इसीलिए है क्योंकि शायद मेरे अंदर 2 लोगों का दिमाग है। दुवे कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं मैजिशियन बनने के लिए क्वालिफाई कर गया, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ यही चीज है जिसमें मुझको इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन तब मैजिशियन बताता है, इतना ज्यादा हड़बड़ा मत बच्चे, अभी एक और टेस्ट बाकी है, टेस्ट ऑफ मैजिक सेंसिटिविटी। और तभी दुवे के कमरे का दरवाजा खुलता है। मैजिशियन बाहर आ जाता है। मैजिशियन किंग से कहता है, मुझे माफ करिएगा पर आपका बेटा एक मैजिशियन बनने की क्वालिटीज होल्ड नहीं करता है। और तब हमें दुवे से पता चलता है कि इस मैजिशियन के इस मैजिकल एलिमेंट के टेस्ट में दुवे फेल हो गया है, क्योंकि वो अपने सोच से हवा में मैजिकल एलिमेंट को समन नहीं कर पा रहा था। मैजिशियन किंग से कहता है, आपके बेटे में मैजिशियन बनने की तो एबिलिटीज नहीं है, पर इसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है मैजिशियन नहीं बल्कि इसे पोशन के फील्ड में एक ट्राई करना चाहिए। और फिर किंग से कहता है, मुझे माफ करिएगा पर मैंने अपने 36 साल के एक्सपीरियंस में आज तक आपके बेटे जैसा पर्सन नहीं देखा। मैजिशियन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बाद किंग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। दुवे को पकड़ लेता है, गुस्से में कह रहा है, मैजिशियन ने कहा उसने तुम्हारे जैसा लड़का नहीं देखा, तुम्हारी तरह टैलेंटलेस इडियट। आखिर क्यों तुम मेरे बेटे हो? तुम हमारे लाओलिन फैमिली के लिए कलंक बनते जा रहे हो। किंग भी काफी ज्यादा निराश है अपने बेटे से इस तरह की बातें कहकर। वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर दुवे को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी पोषण का नाम सुना कि पोषण में वो अच्छा कर सकता है, तो वो पोषण के बारे में सीखने लगता है। वो बुक्स निकाल लिया है, पोषण के बारे में पढ़ रहा है और इसी पढ़ाई में हम एक लंबा टाइम लैप्स देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा हीरो दुवे अब एक एडल्ट लड़का बन चुका है। दुवे काफी ज्यादा पोषंस के बारे में पढ़ लिया है और वो पोषंस का एक्सपर्ट बन गया है। पर फिर भी अभी तक दुवे की हालात सुधरे नहीं है और सब लोग अभी तक दुवे को वही इडियट की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर हम लोगों को अगला सीन दिखाया जाता है जब मास्टर दुवे अपने सिटी से बाहर अपने होम टाउन में लौट रहे हैं, जहाँ लाओलिन फैमिली अपना पहला घर बनाई थी। एक्चुअल में दुवे को दुवे के फादर सिटी से बाहर भेज रहे हैं ताकि दुवे मेन सिटी में ना रहे और लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट ना करे। दुवे पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है, उसका दिमाग भी काफी ज्यादा तेज चलता है, इसीलिए वो पूरे सिटी के टैक्सेस के बारे में वहाँ जाकर पता लगाएगा। दुवे के फादर उसको यही कहकर होम टाउन में भेजे हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि दुवे का अब एक छोटा
छोटा भाई भी आ गया है, पर ये दुबे से अलग है और इसमें दुबे के फादर की तरह एक नाइट बनने की एबिलिटीज है। दुबे अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, छोटा भाई भी बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दुबे अपने छोटे भाई गैबरी को उन लोगों की मॉम की देखभाल करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। दुबे भी यहाँ पे एक नोबल लाइफ जी रहा है, कह रहा है चलो मैंने काफी ज्यादा ट्राई कर लिया और मैं इतना तो समझ गया कि अब मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसी वर्ल्ड को अब एक नोबल फैमिली, एक नोबल पर्सन के रूप में जीता हूँ। मैं भी तो देखूं इस वर्ल्ड में आखिर क्या है। मादे तभी दुबे से कहता है मास्टर दुबे, हम लोग जुमो टाउन में पहुँच गए हैं, रात होने वाली है, क्या आप इस जगह पे आज रात रेस्ट करना चाहोगे? दुबे भी इनके इस सजेशन से एग्री करता है और दुबे का पूरा ग्रुप रात होते ही जुमो टाउन के एक होटल पे ठहरता है। सभी लोग ही टाउन में इस नोबल पर्सन को देख रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ के चोरों की भी नजर पड़ जाती है। दुबे सोल्जर्स के साथ होटल में बैठ गया है। इसमें से बहुत लोग दुबे को पहचान रहे हैं और कुछ लोग दुबे का मजाक भी उड़ा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर नोबल फैमिली जैसा कोई भी टैलेंट नहीं है। ये बात सुनकर दुबे के सोल्जर गुस्सा जाते हैं, पर दुबे उन्हें मना कर देता है। दुबे की इन एक्शंस एंड रिएक्शन से हमें समझ में आता है कि दुबे काफी ज्यादा समझदार और पोलाइट लड़का है। लेकिन तभी इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इसको देखकर सभी के होश गुल हो जाते हैं, पर हमें पता चलता है ये लड़की एक चोर है जो कि थोड़ी देर पहले दुबे के ऊपर नजर रखी थी। अगले ही पल लड़की के और भी साथी आ जाते हैं और वो लोग दुबे को डराने लगते हैं। जितने भी यहाँ गरीब लोग थे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और तब इन चोरों का लीडर इस मैजिशियन की यहाँ एंट्री होती है। इसके पास भी वही मैजिशियन वाला बैच है। दुबे इस बैच को देखकर समझ जाता है कि ये लीफ बैच है जो कि एक फर्स्ट लेवल मैजिशियन को दर्शाता है। मैजिशियन उस लड़की के कान में जाकर कुछ बोलता है और उससे उसका तलवार बदल लेता है। दूसरा तलवार लेकर लड़की दुबे के पास चली जाती है। सोल्जर्स लोग थोड़े से घबरा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक मैजिशियन की एंट्री हो गई है और इस दुनिया में मैजिशियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। दुबे सोल्जर्स को रोक देता है। लड़की दुबे के पास आकर बैठ जाती है, कहती है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जरूर ही एक रिच फैमिली के यंग मास्टर होगे, पर तुम्हारी किस्मत आज बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि आज तुम हमसे मिल गए। दुबे कहता है तुम अपने साथ मैजिशियन को लेकर आई हो ताकि हम लोगों को डरा सको। लड़की कहती है तो तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, ठीक है अगर तुम्हें पता चले गया है तो फटाफट अपने सारे जितने भी गोल्ड कॉइन से हमारे हवाले करके यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल लो। लेकिन दुबे उसको मना कर देता है, कहता है फ्री में मैं कॉइन्स नहीं बांटता, पर हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लेग्स काफी ज्यादा प्रिटी हैं, अगर तुम यहाँ मेरे लिए डांस करोगी तो मैं खुश होकर तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। लेकिन ये बात को सुनकर लड़की गुस्सा आ जाती है और फिर उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। अब सोल्जर्स भी अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़की के ऊपर हमला करते हैं, पर लड़की काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है, वो सोल्जर्स को हरा रही है। सोल्जर्स एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी लड़की का आर्मर चमकता है। दुबे ये नोटिस करता है इसकी ये आर्मर में तो मैजिक एन्चांटमेंट है। अब ये देखते हुए मादे दुबे के और भी बहुत सारे सोल्जर्स को अंदर बुलाता है, पर यहाँ ये ताकतवर आदमी उन सारे सोल्जर्स को बाहर ही ढकेल कर गिरा देता है। पर स्टाइल में वो घोड़े के पैर के पास अपना शराब का वेसल दे मारता है जिससे घोड़ा डर जाता है और फिर इस मोटे बंदे को एक जोरदार लात मारता है। घोड़े के एक ही लात में बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो लेट जाता है। इधर दूसरे सोल्जर्स भी इस लड़की को घेर लिए हैं और टोटली दुबे की टीम ये फाइट को जीत गई है। लेकिन फिर से एक बार इस लड़की का मैजिकल आर्मर चमकता है और ये इन सोल्जर के वार से बहुत ही स्टाइल में बचती है। लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, सोल्जर की तलवार को मारकर तोड़ देती है। दुबे की नजर इस पे जाती है, वो इम्प्रेस हो जाता है, पर अगले ही पल लड़की दुबे को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। मादे बीच में दुबे को बचाने के लिए आता है, पर दुबे उसे ढकेल देता है और खुद ही इस लड़की के अटैक से बच जाता है। पर लड़की के ऊपर दूसरे सोल्जर हमला करते हैं और ये लड़की हेवीली इंजर्ड होकर नीचे जमीन में गिर जाती है। सोल्जर्स उसको मारने के लिए जा ही रहे थे, पर तब ये मैजिशियन एक्शन में आता है। वो इन सोल्जर के ऊपर मैजिक करता है जिससे ये सोल्जर एकदम स्लो हो जाते हैं और अब वो दुबे के ऊपर भी हमला कर रहा है। अब ये चीज देखकर दुबे अपने सोल्जर्स को उसे मारने के लिए भेजता है, इससे पहले कि वो अपना कर्स दुबे पे डाले। सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ ये मैजिशियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक कर रहा है, फायर मैजिक कर रहा है जिससे कि ये सारे सोल्जर्स को हरा दे रहा है और दुबे को ये बात पसंद नहीं आ रहा है। अब दुबे में भले ही इस वर्ल्ड के लोगों की तरह स्पेशल पावर्स नहीं है, पर फिर भी दुबे काफी ज्यादा समझदार है और इसीलिए जब वो अपने सोल्जर्स को हारता हुआ देखता है वो उस मैजिशियन के नजदीक जाने का ट्राई करता है। छुपकर मैजिशियन के पास चला जाता है और मैजिशियन के ऊपर
एक जोरदार हमला करता है। पहले तो वो मैजिशियन के सिर के ऊपर एक मटका फोड़ता है और मैजिशियन के ऊपर कूद पड़ता है। मैजिशियन दुबे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मादे आता है जो कि मैजिशियन के सिर के ऊपर एक टेबल से जोरदार हमला करता है और मैजिशियन बेहोश हो जाता है। पर अगले ही पल मादे बैठकर प्रे करने लगता है क्योंकि मादे बहुत ही ज्यादा घबरा गया है। नेक्स्ट सीन, ये लोग मैजिशियन को बांध दिए हैं, पकड़ लिए हैं। दुबे को जो बात सस्पिशियस लग रही थी, दुबे मैजिशियन से पूछता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम एक लेवल 1 के मैजिशियन हो, पर तुम्हारी मैजिक ये किसी भी तरह से लेवल 1 की नहीं लग रही थी। बताओ आखिर तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मैजिशियन दुबे की बात को टोटल नकार देता है। तो फिर दुबे मैजिशियन को एक लकड़ी में बंधवा देता है। ऊपर मादे दुबे को बताता है कि उसने लड़की को बांध दिया है, अब आप लड़की से पूछताछ कर सकते हैं। दुबे ऊपर जाता है, मादे नीचे आता है। ऊपर ये लड़की घबरा रही है क्योंकि ये लड़की मासूम है और वो उस मैजिशियन के जाल में फंस गई थी। अब वो दुबे को फंसाने की बात सोची है कि कैसे एक नोबल एक लड़की के ऊपर रहम दिखाकर उससे माफ कर देगा। जैसे ही दुबे आता है, वो एक क्यूट लड़की बनने का नाटक करती है। वो उसको सिड्यूस करना चाहती है, पर दुबे उसको एकदम इग्नोर करके चल देता है। दुबे को उसके आर्मर पे इंटरेस्ट है, वो उसका आर्मर निकालता है। लड़की घबरा जाती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। दुबे कहता है, तुम्हारा ये आर्मर ये तुम्हें कहाँ से मिला? लड़की कहती है, ये आर्मर मेरा है। तो दुबे कहता है, तुम्हारी ये आर्मर की एज मेरे और तुम्हारे एज को मिलाने के बाद की भी एज से बहुत ज्यादा है, और तुम्हारी ये तलवार ये भी तुम्हारी जैसी नहीं लग रही है। इसके अंदर ये विंड पैटर्न प्लस ये मैजिक क्रिस्टल, इस तलवार की हेल्प से स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लेड अटैक यूज करते हैं। और अभी अभी मैंने तुम्हारे हाथों को नोटिस करा, तुम्हारे उंगलियों में जो निशान है वो निशान एक आर्चर के लग रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा रियल वेपन ये दोनों नहीं बल्कि ये धनुष और तीर है। पर मुझे इन सारी बातों से कुछ और भी बातें पता चली, जैसे कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो। तो फिर लड़की अपना मुंह घुमा लेती है, कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, चोरी करती हूँ ताकि मैं अपना खान पान पूरा कर सकूं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम लोगों को मादे को दिखाया जाता है जो कि इस मैजिशियन के पास है, जो कि बंधा हुआ है। पर फिर भी मैजिशियन मादे के ऊपर तलवार से हमला कर रहा है। मादे मैजिशियन को कंट्रोल करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है जो कि उसको दुबे नहीं बताया है। वो मैजिशियन के मुंह पे पानी फेंक रहा है ताकि मैजिशियन अपनी मेंटल पावर न यूज कर सके। मैजिशियन मादे को धमका रहा है कि तुम एक मैजिशियन को ऐसे पकड़ कर रखे हो, जब मैजिशियन सोसाइटी को पता चलेगी तो तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। पर सीन दोबारा से शिफ्ट होकर हम लोगों को दुबे को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की से कहता है, तुम्हें वो मैजिशियन जबरदस्ती अपने साथ पकड़ कर रखा था, ठीक है तुम लोग आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, पर वो मैजिशियन मेरे साथ रहेगा, मुझे उससे अभी भी कुछ काम है, और तुम अपने सारे वेपन्स भी ले जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लड़की वेपन को लेकर वहाँ से डर डर कर जाने लगती है। तो फिर दुबे कहता है, डरो मत, मैं मून फैमिली के बचे हुए कुछ लास्ट लोगों को मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। लड़की ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दुबे को उसकी सच्चाई पता चल गई। लड़की कहती है, तुम्हें आखिर कैसे पता चला? तो फिर दुबे कहता है, तुम्हारे धनुष में जो डायगोनल पैटर्न है वो मून फैमिली के पावर को रिप्रेजेंट करता है, और तुम्हारे हाथों की वो अंगूठी वो मून फैमिली की है। तुम्हारा हेयर का स्टाइल, तुम्हारा नेक टोटली मून फैमिली को बिलोंग करता है। क्या तुम अभी भी ये बात से नकार सकती हो कि तुम मून फैमिली की नहीं हो? अब दोस्तों मैं आपको मून फैमिली के बारे में बताता हूँ कि आखिर ये लड़की अपना आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है और मून फैमिली क्यों बर्बाद हो गया। एक समय पे मून फैमिली पूरे इस एम्पायर को लीड करता था। दुबे की फैमिली और मून फैमिली एक अच्छे दोस्त थे, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन कुछ ऐसा घटा जिससे कि मून फैमिली बर्बाद हो गई और फिर लोग इनको गार्बेज की तरह ट्रीट करने लगे, इसीलिए ये वहाँ से भाग कर आ गई। तो फिर दुबे उसको समझाता है, देखो लड़की, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उससे तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। तुम अपने मून फैमिली के ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहती हो, पर अगर तुम अकेले इस खतरनाक दुनिया में बिना किसी की मदद से ये करने के लिए निकलोगी तो बहुत प्रॉब्लम झेलोगी। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है, एक ऐसा सहारा जो कि ताकतवर हो, जैसे कि मैं, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, ठरकी नहीं है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम अपने रास्ते जाने के लिए आजाद हो। इसकी ये बात को सुनकर लड़की यहाँ से चली जाती है। वो लोग एक छत के ऊपर अपनी बेकार से जिंदगी जी रहे हैं। लड़की परेशान है कि वो क्या करे। दुबे ने जो भी बात कही वो बिल्कुल सच है और दुबे का नेचर भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो इसको बुरी नजर से देखता भी नहीं है। इसलिए दोस्तों जब अगली सुबह होती है, दुबे का काफिला यहाँ से अपने होम टाउन के लिए निकल रहा होता है। ये लड़की और उसका साथी उन लोगों के पास आ जाते हैं। लड़की दुबे से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करती है कि वो इसको अपने नाइट के रूप में एक्सेप्ट करे। दुबे अपने कमरे में बैठा हुआ है तो ये लड़की अपने घुटनों में बैठकर कसम खाती है, अपने फैमिली की कसम, अपनी जान की कसम कि वो हमेशा हमेशा दुबे की नाइट बनकर रहेगी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान देकर भी दुबे की प्रोटेक्शन करेगी। अब क्योंकि दुबे भी अपने सफर पर निकला है, उसे एक नाइट की जरूरत है। लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वो भी बाहर आ जाता है और एक नोवेल की तरह इसको अपने नाइट के रूप में एक्सेप्ट करता है। ये इसको एक नाम भी देता है, फीमेल नाइट जोलीन मून। और जोलीन मून दुबे को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करती है और तब दुबे इसको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ एम्पायर काउंट रेमंड का एल्डेस्ट सन दुबे है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी पर निकलेंगे, सबसे पहले होम टाउन, जहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल होने वाला है, जिसके बाद एक सुंदर कहानी शुरू होगी। आई होप आपको ये अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा। सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर देखना। हमेशा न्यू वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।